अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है जनाब आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। कहते हैं कि अगर आप खुश नहीं हैं तो खुश रहने की कोशिश करें, उसका सेहत पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और बात हो रही थी मौसम के हवाले से। तो जैसे ही मौसम के अंदाज तो खूब हमें बदले बदले से नजर आ रहे हैं और जब मौसम बदलता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हमारा मिजाज बदल जाता है, मूड, रहन सहन, यहाँ तक कि हमारे जो रवैये हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं और हर मौसम अपने साथ सीजनल फ्रूट्स और खुराकें कुछ लेकर आता है। मौसम गर्मा की अगर बात की जाए तो इस मौसम में फलों की बहार आती है। फलों का बादशाह आम तो सबको ही पसंद होता है। इसके साथ साथ कौन होगा जिसको रसीली और जायकेदार नाशपाती और फालसा पसंद ना होगा, क्योंकि फाइबर से भरपूर ये फल गर्म मौसम में भी जिस्म को ठंडक फराहम करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर मुतादिद अमराज से लड़ने के लिए जिस्मानी मुदाफाती निज़ाम को मजबूत करने में भी मदद फराहम करता है। मौसम गर्मा में नाशपाती और फालसे का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है और उसके साथ साथ जामुन पे भी हमने आज बात करनी है, क्योंकि वो भी आजकल हमें गर्मियों की सौगात है और हमें हर मार्केट में बाजारों में नजर आ रहे हैं। तो इन सब सवालों के हमने आज जवाब लेने हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ा है ज़ोहा सुहेल। ज़ोहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ज़ोहा, आजकल हम देख रहे हैं, अगर जामुन की थोड़ी सी पहले बात कर लें कि मार्केटों में चले जाएं तो वो हमें जामनी से जामुन हर जगह नज़र आ रहे हैं। इनकी एक तो अफादियत के बारे में बताइए, कितने अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए? बिल्कुल मुनीबा, मैं पहले एक बात ज़रूर कोट करती हूँ कि मौसमी जो फल है, सीजनल फ्रूट्स जिस मौसम में आते हैं उसका इस्तेमाल उसमें लाजमी रखें, क्योंकि वो उस मौसम की मुनासिबत से हमारे लिए आते हैं। उसमें जो बीमारियाँ अवेलेबल होती है हमारे पास, उससे बचाव के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जामुन की आप बात करें, आजकल बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है। हाँ। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास पानी मौजूद है। जब एक फल के अंदर पानी मौजूद होता है तो वो आपके अंदर जो मौजूदा पानी की कमी है उससे आपको बचाता है। जिससे गर्मी आजकल बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा पानी कंज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल 15 से 20 ग्लास के दरमियान एक नॉर्मल इंडिविजुअल पानी ले लेता है, जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। पानी को पानी की फॉर्म में इतना ज़्यादा कंज्यूम करने में भी आपके लिए मुज़र है। तो कोशिश करें कि ऐसे फल हैं जो पानी वाले हैं, जिस तरह से जामुन आपके पास एक पानी से भरपूर फल है, उसका इस्तेमाल करें। जिस तरह से भी आप बात करेंगे कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल, इससे मौजूदा जो विटामिन सी है वो आपकी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखता है। ठीक है। बहुत से लोग इसको जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आजकल वैक्सीन भी लग रही है, बहुत से लोगों को उसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कोरोना की वजह से मसले आ रहे हैं। तो आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इस मौसम में आप ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे फल दिए हैं जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में है। सप्लीमेंट्स की तरफ जाने से बेहतर है कि जो कुदरती फॉर्म में अवेलेबल आप पहले उसको अप्रोच कर लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको किस फॉर्म में कंज्यूम करें, कितना कंज्यूम करें। जैसे डायबिटीज पेशेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये शुगर लेवल्स को मैनेज करके रखता है, उनको एकदम से बढ़ा नहीं देता। जैसे भी आप इंट्रो में फाइबर का बता रही थी कि इन फलों में फाइबर भी है। तो फाइबर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि आपके शुगर लेवल्स को आराम आराम से बढ़ाते, एकदम से नहीं बढ़ा देता। तो डायबिटीज के पेशेंट्स बिल्कुल एक वक्त में 5 से 6 जामुन जो है वो खा सकते हैं इजीली। ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की बात करूं तो वो एक वक्त में 1 कप जामुन जो है एक दिन में ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनकी डाइट में हम लोग जो फल और सब्जियों का कंटेंट है वो ज्यादा रखते हैं। ठीक है। तो अगर सीजनल फ्रूट्स में वो जामुन इस्तेमाल करें तो एक दिन में 1 कप जामुन उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो 1 कप इजीली वो ले सकते हैं। लेकिन ज़ोहा, हमने देखा है कि जामुन का भी इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में किया जाता है। अगर वैसे भी खाया जाए, उसको इंटेक उसका किया जाए, उसके ऊपर नमक या मिर्चें डालकर खाई जाती हैं, तो क्या उसकी अफादियत जो है वो कम हो जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हम लोग अक्सर उस पर काला नमक या इवन जो टेबल सॉल्ट है वो भी डाल रहे होते हैं। नमक जो है वो पानी की कमी को बढ़ाता है। ठीक है। और जामुन जो है, जैसे मैंने बताया, पानी की कमी को स्टोर करता है। तो अगर आप जामुन के ऊपर नमक सिर्फ जायके के लिए ऐड कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है। वो आपकी बॉडी को उल्टा कमी की तरफ लेकर जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट नमकियात उनको कम की तरफ लेकर जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जामुन के ऊपर किसी किस्म का नमक ऐड ऑन ना करें। इवन आप काली मिर्च ऐड ऑन करके ले सकते हैं, लेकिन नमक को ऐड ऑन करने से परहेज करें। किसी भी किस्म का नमक परहेज करें, उसकी जो अफादियत है वो कम हो जाएगी। दूसरा हम बात कर रहे थे कि आम बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं और गर्मियों की सौगात है, बादशाह भी कहा जाता है इसको फलों का। इसकी अफादियत के बारे में बताइएगा। ये जब हम खाने बैठते हैं तो हमारे हाथ ही नहीं रुकते, हम खाते जाते हैं। दूसरा फिर हमें खदशा भी यही होता है कि जनाब ये ज्यादा खा लेंगे तो हमें जो है वो एक्नी हो सकती है, दाने निकल सकते हैं।
तो इस तरह का कोई मसला है? कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? बिल्कुल मुनीमा, जैसे एक के बाद एक फल अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। आम थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए आते हैं, लेकिन जैसे फालसा है, नाशपाती कम वक्त के लिए आते हैं। तो जब आम ज्यादा वक्त के लिए अवेलेबल है हमारे पास, तो साथ छोटे फ्रूट्स थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल है, तो उनका कॉम्बिनेशन करके कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। जैसे भी आप एक्नी की बात कर रही थी, तो आम की ज्यादा कंजम्पशन एक्नी की तरफ ले जाती है बहुत से लोगों को। उसके साथ हमारे पास फालसा अवेलेबल है। फालसा जो है वो आपको एक्नी से बचाता है, आपके खून को प्यूरिफाई करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर काम करता है। तो अगर आप आम कंज्यूम करें तो आम के साथ फालसा भी खाएं, ताकि जो आम की ज्यादती से नुकसान हो सकते हैं वो फालसा उनसे आपको बचा के रख ले। ठीक है। अब आम जैसे फलों का बात है और बहुत सी पॉपुलेशन का फेवरेट फ्रूट है, बिल्कुल क्वांटिटी तो उसकी भी कंट्रोल करनी है। इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन है, विटामिन सी आम के अंदर भी मौजूद है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि आम ज्यादा खा लेते हैं और फिर कूल डाउन करने के लिए ऊपर से लस्सी पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही है कि आप पहले उसकी क्वांटिटी को बहुत कम लें, या जो आपकी रिकमेंडेड है उतनी लें, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स नजर ना आए। डायबिटीज वाले पेशेंट्स बिल्कुल आम खत्म कर देते हैं कि हमने खाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नॉर्मल है वो खा ही जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं डायबिटीज पेशेंट्स को भी आम रिकमेंड करती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, और उसकी क्वांटिटी बहुत कंट्रोल करें। ठीक है। जाहिर है मौसम में जो फल जैसे मैंने बताया आया है, उससे फायदा लेना हर इंसान का कह लें कि हक है, उसने खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको लेना चाहिए, और लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करके ले। आम जैसे मैंने बताया विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और दूसरा इसमें हमारे पास कैरोटीन मौजूद होती है, जो बच्चों की नजर के लिए बहुत अच्छी है। कोरोना में टैब्स का इस्तेमाल, स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ गया, निस्बतन पहले वक्त से बढ़ गया। तो इस टाइम पर नेचुरल ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें जो आंखों की सेहत को भी इम्प्रूव रखें। ठीक है। बड़ी उम्र में जाके मोतिया का मसला आना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी आम जो है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको मोतिया से बचाने में, नजर की कमजोरी की तरफ लेकर जाने से। और दूसरा जैसे जोहा आपने भी बात की कि बहुत से लोग हैं ज्यादा क्वांटिटी में जब आम खा लेते हैं, हम लोग भी, तो उसके बाद हम लस्सी का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि खून बनता है जब आम के बाद हम लस्सी पी लेते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, इस चीज के ऊपर मैं इतना नहीं आती, क्योंकि आम के बारे में लोग ये समझते हैं कि ये गर्म है। ऑब्वियसली जब आप चीज को नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी। अब नॉर्मल अमाउंट में आप आम खा, आपकी स्किन के ऊपर कभी एक्नी का मसला नहीं आएगा, लेकिन जब आप ज्यादा लेंगे तो मसला आएगा। और उसके मसले को नलिफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए हम ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर उसके पीछे खुद ही से हमने बातें बना ली हैं कि आम जो है वो ये करेगा, उसके बाद जैसे खून बढ़ाने की बात है, तो इसमें सदाकत नहीं है। अच्छा, आप क्वांटिटी मैनेज करके लें, ताकि आपको साइड की जो चीज है उसको कम करने के लिए वो ना लेनी पड़े। दूसरी, आप फालसे की बात कर रहे हैं, हम नाशपाती पे भी आएंगे, अभी फालसे पे आ जाते हैं। ये कितना हमारे लिए अच्छा सोर्स है गर्मियों में, हमें हमारे जिस्म को ठंडा रखने के लिए? जैसे इंट्रो में अभी आपने बताया कि ये नेचुरल कूलेंट्स है हमारे पास। अच्छा, फालसे की 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो ये नेचुरल कूलेंट और दूसरा एनर्जी बूस्टर है। ठीक है। आपने आज देखा होगा कि हर जगह फालसे का शरबत इजीली सेल हो रहा है। अब उस शरबत को वहां से लेना है या नहीं लेना, वो एक अलग डिबेट है, वो हमारे पे डिपेंड करता है। लेकिन फालसे का शरबत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है और जिन लोगों की कुव्वत मुदाफित खराब होती है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ बढ़ने का खदशा ज्यादा है, कि बुखार के सिम्टम्स नजर आते हैं, गला खराब के सिम्टम्स बिल्कुल। फालसे का जो शरबत है वो बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन रखता है। अच्छा। कि अगर किसी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो उसको फौरन से वो ठंडा कर देगा, नॉर्मल पे ले आएगा, ताकि बुखार के सिम्टम्स नजर ना आ सके। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एनर्जी बूस्टर है। आजकल गर्मी ज्यादा होने की वजह से स्वेटिंग की शिकायत लोगों में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सोडियम और पोटेशियम है, वो बॉडी से निकल जाते हैं स्वेट की फॉर्म में, और आपकी जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और आपको पूरे दिन नकाहत की फीलिंग रहती है, थके हुए आप महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो फालसे का जो जूस है वो आपके मसल्स को, आपके पट्टों को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, जो आपको एकदम से एनर्जी देते हैं, और आप अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश और हेल्दी फील करते हैं। तो फालसे का शरबत नेचुरल कूलेंट भी है और एनर्जी बूस्टर भी है। इसके अलावा आजकल जैसे धूप का मसला बहुत ज्यादा है, रेडिएशंस बहुत ज्यादा स्किन को खराब कर रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, हीट स्ट्रोक का मसला बढ़ रहा है, ऐसे ही है। फालसा इन सब चीजों से हमें बचा के रखता है। अच्छा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर भी काम करता है, और आजकल के बच्चों में, लड़कियों में खास तौर पे एक्नी का मसला, स्कार्स का मसला, डार्क सर्कल्स का मसला बहुत ज्यादा नजर आता है। वो क्यों आता है? जब आपका खून साफ नहीं होता, जब आपका ब्लड साफ नहीं होता, आपके स्किन के ऊपर ये सिम्टम आता है कि अंदर ब्लड को प्यूरिफाई होने की जरूरत है। फालसा जो है, फालसे का जूस है, या इवन फालसा फ्रूट जो है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। मतलब दोनों तरीके से खा लें हम? अच्छा, उसमें ये एक चीज है
कि अगर आप जूस पीते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, यानी कि फौरन से आपकी जुबान से वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रूट लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने में कुछ वक्त लगता है, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी साथ है। बिल्कुल, जूस में हम फाइबर निकाल देते हैं, सिर्फ फ्रूट शुगर है जो आपकी जुबान से ही एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर आप फल लेंगे तो फल क्या होगा, आराम आराम से एब्जॉर्ब होगा और आपको लॉन्गर रन में एनर्जी देता रहेगा। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा जैसे नमकियात की कमी हो रही है, थकावट फील हो, तो वो उसका जूस ले ले। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल अगर वो ठीक है, घर में है जैसे, तो वो फल इस्तेमाल कर सकता है, वो फल का इस्तेमाल कर सकता है, फालसा खा सकता है, ज्यादा वो बेहतर है उसके लिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा उसके लिए। हाँ, लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट्स इसका फल इस्तेमाल करें। आधा कप फल डायबिटीज वाले, जैसे 5 से 6 चम्मच डायबिटीज के पेशेंट्स को रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज ले, ठीक है। लेकिन उसका जूस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक में आएंगे तो उनको ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का मसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। दूसरा, हम नाशपाती पे भी आ जाते हैं। नाशपाती भी आजकल हमें नजर आ रही है कि वो भी मार्केटों में आ गई है। उसकी एक अफादियत के बारे में हमें बताइए और वो किस तरह हमें हमारी सेहत को अच्छा रख सकती है। उसमें इस तरह से मुनीबा के जैसे अभी फालसे की हमने बात की कि फालसे का शरबत जो है वो ज्यादा लोग लेते हैं क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी है। अब नाशपाती जो है वो भी हमारे पास एक नेचुरल कूलर के तौर पर काम करती है, लेकिन उसका शरबत कोई कंज्यूम नहीं कर सकते। तो आप उसको अपने फ्रूट के फॉर्म में ले लें या इवन प्यूरी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें जिसकी हिफाजत के बारे में जब मैं आती हूँ तो उसमें विटामिन सी हमारे पास बहुत ज्यादा है। वही इम्यूनिटी वाली बात आ जाए कि आपकी कुव्वत मुदाफित को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जहाँ नेचुरल फल अवेलेबल है तो वहाँ आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पे इस पे 84% पानी है। जिस फल में पानी ज्यादा है, अगर आप पानी वाले फल लेंगे तो ऑब्वियसली पानी की जो अमाउंट है जो वो कम हो जाएगी हमारी, बिल्कुल, और इसके थ्रू आप फायदा ले लेंगे। थर्ड पे से फाइबर है। फाइबर जो है आप सबको अंदाजा है कि वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट बेनिफिट मैं इसका जरूर कोट करूंगी कि बड़ी आंतों की सेहत के लिए नाशपाती बहुत बेहतरीन है। अच्छा। बहुत से लोगों को IBS की शिकायत रहती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की, कि उनकी जो बड़ी आंत है उसमें मसला रहता है कि या तो बहुत लूज टूल्स की तरफ जा रही है, कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रही है। ठीक है। तो इसमें मौजूदा जो फाइबर है वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए, जो आपकी आंतों में बैक्टीरिया मौजूद है उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। गुड बैक्टीरिया की जो खुराक है वो फाइबर है, और नाशपाती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में। तो अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की अमाउंट अच्छी है तो ऑब्वियसली वो डिफेंड करेगा अगेंस्ट बैड बैक्टीरिया। ठीक है। अगर आप नाशपाती का इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी बड़ी आंत की जो सेहत है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें मौजूदा जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और बाकी जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने आपको साथ डिस्कस करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लोग यहाँ मेरे से पूछे कि हम इसको खाएं कैसे। बहुत से लोग इसको फल की फॉर्म में नहीं लेना पसंद करते। आप इसको बेशक प्यूरी बना लें, दही के अंदर मिक्स करके खा लें। फ्रूट चंक्स इसके काट के मुख्तलिफ फलों के साथ मिक्स करके भी आप खा सकते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन पे फर्क नहीं आता। और नॉर्मल फ्रूट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फ्रूट चाट बना के खा लें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। दूसरा, हम अब बात कर रहे थे कि जैसे इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा इंटेक किया जाता है शरबतों का, पानी का, और लस्सी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि बरसात में लस्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा है? अच्छा, उसमें अब ये है कि ये बातें हमारे यहाँ कल्चर में चल रही हैं, मिथ्स चल रही हैं और उनको हम नलिफाई नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरह से ह्यूमिडिटी की आप बात करें कि पानी की अमाउंट जब आपके नॉस्ट्रल में भर जाती है तो उससे स्किन बहुत खराब होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये नाशपाती का भी बेनिफिट है कि स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें जो विटामिन सी है वो आपके अंदर एक कोलाजन बनाने में रोल प्ले करता है। कोलाजन स्किन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जिस बंदे के अंदर कोलाजन अच्छी अमाउंट में बनता है उसकी स्किन के ऊपर जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स है, सेल्स का नया बनना, जैसे जख्म होता है उसके ऊपर नया जो स्किन सेल है वो तब तक नहीं आते जब तक कोलाजन काम नहीं करेगा। इस तरह से एक्नी में बहुत से लोगों के जब दाने उखड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, स्कार रह जाते हैं पीछे। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कोलाजन नहीं बन पा रहा। ठीक है। तो इसमें जो विटामिन सी है वो आपके कोलाजन की प्रमोशन करता है, उसको बढ़ाता है, जिस वजह से स्किन बहुत अच्छी रहती है। और ह्यूमिडिटी के मौसम में मैं लस्सी की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो फ्रूट्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल रखें ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो विटामिन सी के थ्रू फंक्शन है वो इजीली आ सके। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे मौसमी फलों के हवाले से, और आजकल हम देख रहे हैं कि बाहर जामुन भी है, आम भी है, फालसा भी है, नाशपाती भी आ चुकी है, और उनकी क्या क्या अफादियत है, उनको किस तरह खाया जा सकता है, और उनको खाकर हम अपनी जो स्किन है उसको भी बचा सकते हैं, एक्नी प्रोन फ्री बना सकते हैं, और अपनी सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ जुहा सोहेल मौजूद थी। जुहा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और यही जनाब, जितने भी मौसमी फल हैं इनको खाइए और इनका जो है, इनकी अफादियत जो है उनसे फ़ायदा हासिल करिए। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ईद कुर्बान जिस तरह जूं करीब आती जा रही है, उसी तरह मवेशी मंडियों में जो तैयारियां हैं वो भी अरूज में पहुंच रही हैं और खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा होता हमें नजर आ रहा है। जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद गरीब और बेघर अफराद के लिए पनाहगाहें बनाई गई थी, जिसका मकसद बेघर अफराद जो छत की फराहमी था, लेकिन ये जगह भी नशे जैसी लानत से महफूज नहीं रह सकी है। हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इदारे की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक 9.6% लोगों ने पनाहगाहों के अंदर मनशियात जाने की निशानदेही की है। नशे की लत मुआशरे को तेजी के साथ अपनी लपेट में लेती जा रही है। जून की सख्त गर्मी में नशे के आदी 47 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लावारिस और नामालूम अफराद की लाशें फुटपाथ पर हमें नजर आई पड़ी हुई, पार्क्स में और सड़कों के किनारे हमें नजर आई वहां पर एक खातून भी, जबकि उन 47 अफराद में अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। नशे की लानत क्यों खत्म नहीं हो पा रही, इन पर किस तरह हम काबू पा सकते हैं, इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट हैं इंसदादे मनशियात मुहिम के सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। सर, हम देख रहे हैं कि मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, अंदर भी किया जा रहा है, लेकिन अब ये नशई जो है पनाह गाहों में जाके इन्होंने पनाह ले ली है, जहाँ पर बेघर अफराद या जो नादार लोग हैं वहाँ पर जाके रहते हैं, वहाँ तक मनशियात की लत जो है पहुँच चुकी है। किस तरह इनको रोक सकते हैं हम? ये 3-4 रोज़ पहले एक खबर थी यही कि पनाहगाहों के अंदर जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन कमेटी है उसने ये रिपोर्ट दी है। मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पनाहगाहों के बाहर जो सराउंडिंग एरिया है उनकी दीवारों के साथ तो नशे करने वाले अफरादों की तादाद बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है। जिसमें बाटी गेट है, यानी दाता दरबार के बाहर जो पनाहगाह है उसके सराउंडिंग में, उसके इर्द गिर्द उसकी दीवार के साथ, उसके बाद रेलवे स्टेशन है या और जितनी भी लारी अड्डा का जो है पनाहगाह। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पनाहगाह के अंदर ड्रग एडिक्ट्स या मनशियात जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो चले गए। इसमें मैं समझता हूँ या तो फिर वो जो एज ए सुपरवाइज़र हैं जो अंदर कंट्रोल कर रहे हैं उनकी गफलत है, और या फिर जो अदारे को मॉनिटरिंग कर रहे हैं लाहौर की सतह पे ये उनकी गफलत है। क्योंकि रिपोर्ट का आना और बज़ाहिर चीज़ों का सामने आना, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि पनाहगाहों की तरह लाहौर में इसी तरह ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी आप पनाहगाहें बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको याद हो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इंशाल्लाह लाहौर में एक आइस ब्रेक होने जा रहा है ड्रग्स के हवाले से, जो सड़कों बागों पार्कों में है। बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। ठीक है। और हमारे कमिश्नर लाहौर हैं कैप्टन उस्मान, CCPO लाहौर डोगर साहब, और उसमें सबसे बड़ा जो जिन्होंने मंजूरी दी है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। ठीक है। और अभी उस पर ना बहुत सा काम हो रहा है। हंगामी बुनियादों पे लाहौर में तकरीबन 3 से 4 हॉस्पिटल 100 बेड्स के, यानी एक हॉस्पिटल में 100 बेड अवेलेबल होंगे। मतलब अब ये कह सकते हैं कि एक बाकायदा इदारा बनने जा रहा है नशेइयों के लिए या इस लोगों के लिए। उसमें अगर जब हम ड्रग्स की फील्ड की बात करते हैं तो ड्रग्स में 2 फील्ड्स हैं, एक डिमांड रिडक्शन है, एक सप्लाई रिडक्शन है। सप्लाई रिडक्शन तो एक अलग इशू है, वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, पुलिस है, एक्साइज और दीगर अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। बट जो डिमांड रिडक्शन पे बहुत सारी प्रॉब्लम मुश्किलात थी, जिसकी वजह से आपने देखा लाहौर में 120 मकामात जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो आपने रिपोर्ट का जिक्र किया जो मैंने परसों पेश की है, जिसमें जून के महीने में इस बार पिछले साल के निस्बत पिछले जून की जो रिपोर्ट कंपैरिजन करूँ तो इस बार तकरीबन कुछ 13 लोग ज़्यादा अमवात हुई हैं। और उसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि अब ख़वातीन भी सामने आ गई हैं, और जून और मई और अप्रैल में 3 ख़वातीन थी, और अब जो है वो 1 ख़वातीन आई है सब्ज़ादार के इलाके में, जो पूरी फैमिली ड्रग एडिक्ट्स थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जिनका अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सका। तो मैं उसी बात पे आता हूँ कि एक ऐसा अदारा बन रहा है जिसके खद्दो खाल तय किए जा रहे हैं, उसको कानूनी शक्ल दी जा रही है। ठीक है। कि क्योंकि होता ये है कि जब आप सड़क से एक ड्रग एडिक्ट को उठाते हैं तो कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। अगर वो किसी जगह हॉस्पिटल ले जाते हुए
या रास्ते में अगर उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो अगर लवाहकीन को पता चलता है तो वो उल्टा बजाय बेहतरी की तरफ वो नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा लाहेमल तैयार किया जा रहा है कि उसको कानूनी शक्ल दी जाए। ठीक है। और वो मेरा ख्याल एक जो चीज़ें हैं वो तैयार हो रही हैं, वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह महीने 4 वीक से पहले वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो हॉस्पिटल जहाँ 100 बेड तैयार किए जा रहे हैं उनकी भी रेनोवेशन शुरू कर दी गई है। अच्छा। ताकि यकदम क्योंकि मसला बहुत बड़ा है ना, आप देखें सड़कों बागों पार्कों में आप कितने लोगों को उठाते रहेंगे, लेकिन इनको एक प्रॉपर उठाएंगे लेकिन रखेंगे कहाँ पर? सबसे बड़ा ये है कि उस जो एक सिस्टम में जो तैयारी की जा रही है, जिसको हमारे कमिश्नर लाहौर जो है कैप्टन उस्मान, वो उसको हेड कर रहे हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जब आप पेशेंट को लेके जाए हॉस्पिटल में, आपको कानूनी फैसिलिटी भी वहीं मिले। ये ना हो कि आपको कचहरी में जाना पड़े, सेशन कोर्ट में जाना पड़े, नहीं, उसी स्पॉट के अंदर आपको लीगल फैसिलिटी भी मिलेगी। यानी एक छत के नीचे वो तमाम सहूलतें मौजूद। अब जब वो ट्रीटमेंट के दौरानिए के बाद उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना है, रिहेबिलिटेशन के बाद उसका काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके बाद फिर हमने उस प्रोग्राम में ये तय किया गया है कि इसके जो लवाहकीन हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो। देखें, एक बंदा ट्रीटमेंट हो गया, वो रिहेबिलिटेशन पे फेज पे चला गया, अब वो ज़िंदगी का, माशरे का किस तरह बेहतर एक हिस्सा बनेगा? वो इस तरह बनेगा जब उसके पेरेंट्स, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसके साथ होगी। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इतनी मेहनत की, इतना शोर डाला, जिसमें आपका रोल, मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम था, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाई। देखिए, मेरा काम तो था लोगों को बताना, मेरा काम था अदारों को बताना, और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो सारे परेशान हो गए देख के। और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह बेहतरी की ज़रूर उम्मीद आएगी। और एक तो फेज़ ये हो जाएगा, अब जब ये शुरू हो जाता है सिलसिला, तो आप बिलीव करें कि जो घरों में लोग बैठे हैं ना, जो पेरेंट्स खुद पैसे देते हैं बच्चों को कि तुम नशा लेके आओ, इलाज के पैसे नहीं है, अच्छा, वो फिर प्रेशर बढ़ेगा। और ये भी तय है कि अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूरी दोनों पे प्लानिंग हो रही है। शॉर्ट टर्म में ये है कि इनको स्टार्ट किया जाए लाहौर से, उसके बाद आपने देखा दूसरी अथॉरिटी जो थी, जिस तरह फूड अथॉरिटी थी या 112 का था, वो लाहौर से शुरू हुआ दूसरे अजला में। इसी तरह जब इसका जो ज़्यादा सिलसिला बढ़ता है तो दूसरे शहरों में भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अच्छा। ये वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं ये आगे सामने लेके आ रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकारी बॉडीज बनेंगी जो नशे के अफराद जो हैं उनको मॉनिटर करेंगे, उनका पोर्टल बनाया जाएगा। लेकिन ज्यादा वजह ये है कि इनकी जो पीछे छुपी हुई वजूहात हैं वो ढूंढा जाए कि ये नशे के आदी बनते कैसे हैं। देखिए, जब लत कहाँ से लगती है? जब आप ट्रीटमेंट के बाद आप रिहैब के फेज में जाएंगे और काउंसलिंग के फेज में जाएंगे, वहाँ भी आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म होगा। अच्छा। अगरचे सबको वो पेरेंट्स को वो इल्म होना चाहिए कि बहुत सी वजूहात है, जिसमें ये है कि बच्चे जो हैं तालीमी इदारों में अगर वो उनकी मोटी मोटी किताबें हैं वो पढ़ने के लिए वो आइस का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी मेमोरी तेज़ हो। एक तो ये सिलसिला है। दूसरा ये है फैमिली ब्रेक डाउन है। आप उसके बाद दोस्तों की बुरी सोबत है, एक दोस्त शुरू कर रहा है वो दूसरे दोस्त को लेके आता है। एजुकेशन आप मुकम्मल कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे यहाँ थोक के हिसाब से पास आउट कर रही है बच्चों को, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, 80% बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, फैमिली से उनको झड़कें पड़ रही हैं कि आपको इतने आप पे पैसे लगाए आपको जॉब नहीं मिलती। फिर इनहेरिटेड चीज़ें हैं, अगर दादा नशा करता था तो वालिद नशा कर रहा है, वालिद के बाद बेटा नशा कर रहा है, ये ऐसी सूरत हाल। फिर माहौल का बड़ा असर है। आप माहौल के असर से मुराद ये है कि आप बेरोजगार हैं। देखें, घर में तो अगर आपके बच्चे हैं तो बीवी ने तो ये कहना है सुबह आप जाएंगे तो मुझे खाने के लिए, पकाने के लिए पैसे दे के जाओ। ये तो नेचुरली हर घर की कहानी है, चाहे वो अमीर घर हो या गरीब घर हो। तो जब वो आपके पास वो वसाइल नहीं है, वो मीट करने के लिए चीज़ें नहीं है, अखराजात मीट करने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर वो मसाइल पैदा हो, डिप्रेशन, एंजाइटी डेवलप होती है। आप फरार चाहते हैं, आप रास्ते में देखते हैं कि सड़क पे पड़ा एक बंदा इंजेक्शन लगा रहा है, यार मैं भी ट्राई करूं, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए
आप काम करने की लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर काम हो भी रहा है। आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। दूसरा सर, हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी आप आए थे तो हम लोगों ने बात की थी कि कसूर में जो पुलिस लोग अफराद थे उनके टेस्ट कराए गए थे और 50% जो उनमें से अहलकार थे वो भी नशे के आदी निकले थे। तो वो उनका जो ये मामला है कहाँ तक पहुँचा है? और हाँ, अगर हम देखें जो हमारे मुहाफ़िज हैं वो ही अगर नशे के आदी होंगे, मनशियात के आदी होंगे, तो फिर वो बाकी लोगों को किस तरह छुड़वा पाएंगे इन आदतों से? मैं आपकी बात में इजाफा करता चलूँ कि देखें, पुलिस का मुलाजमीन का टेस्ट नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का टेस्ट होना चाहिए। ये आप एक नया पंडोरा बक्स खोलने जा रहे हैं। जब ये पंडोरा बक्स खुल जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि किस अदारे में मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग जो हैं वो एडिक्शन की तरफ हैं। अगर हुकूमत के पास वसाइल हैं, जिस तरह मैंने कहा ये चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं बन रही हैं, अगर ये बेहतर हो जाती हैं तो फिर आप सारे इदारों का करें, पुलिस का क्यों नहीं? पुलिस की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से पुलिस है, उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ। मैं कहता हूँ हेल्थ का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप बिलीव करें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत से लोग जो एडिक्ट हैं, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन मामलात में सबका आप इसका हेल्थ जो है ना ड्रग्स के वाले से टेस्ट करवाएं, लेकिन आपके पास वसाइल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पुलिस का, क्योंकि पुलिस के सरबराह जो हमारे पंजाब के आईजी हैं उन्होंने अच्छा एक इकदाम उठाया था, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि चीज़ों को सामने लाया जाए, लेकिन उसका राज जो होना चाहिए, ये नहीं कि उसको ओपन कर दिया जाए। सारी बाद लोग मजबूरी की वजह से, बाद हालात के तंग दस्ती की वजह से, बाद लोगों के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने पड़ी होती हैं, वो पकड़ते हैं, वो कहते हैं चले यार मैं ही टेस्ट कर लूँ। वो टेस्ट करने के साथ साथ खुद उस टेस्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बेहतर है कि आप सारे जो अदारे हैं उनके मुलाजमीन का टेस्ट करें। अपर क्लास ये ना हो छोटे फंस जाएं और बड़े बच जाएं, सबका होना चाहिए मेरी नज़र में। और मुझे पता है कि बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोग क्या करते हैं। तो टेस्ट जो अगर करना है तो आपने बगैर किसी बाउंड्री के सबका होना चाहिए। लेकिन आपके पास वसाइल, अगर टेस्ट में पता चल जाता है ये बंदा एडिक्ट है, तो उसको आपने ट्रीटमेंट साइड रिहैब की तरफ भेजना है। तो अभी ये जो पुलिस में अहलकार निकले हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट हो रहा है रिहैब की तरफ? मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले दिनों खबर चल रही थी, आईजी साहब ने भी उस पर स्टेटमेंट दी थी, तो यकीनन जारी बात, एक बंदा जब पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है। उसको ये नहीं कि आप आज़ाद छोड़ दें, कुछ ज़्यादा पहले से ज़्यादा क्रोनिक एडिक्ट बन जाए। जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाए तो फिर वो वापसी का जो रास्ता है वो मुमकिन नहीं है। तो अगर उन्होंने इनका ट्रीटमेंट नहीं अभी शुरू करवाया, जिनकी रिपोर्ट जो पिछले दिनों 27 लोग थे, तो मेरी रिक्वेस्ट है महकमा पुलिस के सरबराह से कि उनका इमीडिएटली इलाज करवाया जाए। इलाज करवाने के बाद जब वो ठीक हो जाए उसे महकमे में दोबारा लेके आया जाए। और दूसरा सर, अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर मनशियात का ज़्यादा गंभीर मसला है बाकी शहरों के निस्बत। यहाँ पर क्या वजूहात हैं? क्या यहाँ पर वसाइल बहुत ज़्यादा हैं मनशियात के हवाले से कि हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है? नहीं, लाहौर एक बड़ा शहर है, जहाँ भी ज़राए माश होंगे। आप कराची देख लें, कराची में तो पूरी पाकिस्तान से लोग आबाद हैं। कराची नंबर 1 सिटी है एडिक्शन के हवाले से, उसके बाद सेकंड नंबर लाहौर का है। लाहौर में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हैं, लोग दूसरे छोटे शहरों से यहाँ आते हैं। तो जब फिर वो उस माहौल की रंगीनी में इंसान डलता है तो फिर वो आप सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब देखें ना, एक चीज़ सामने आपके सामने हो रही है तो यकीनन नेचुरली बात है, कुदरती तौर पे आपके अंदर वो चीज़ आती है, डेवलप होती है, आपके माइंडसेट को चेंज करती है। यार अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं तो फारग हूँ, तो मैं चले यही सहारा ले लूँ। तो इस वजह से लाहौर के अंदर एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि लाहौर में वो वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रोज़गार के भी हैं, मौके दूसरे हैं, एजुकेशन सिटी है, लोगों की माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, 1,20,00,000 की आबादी शायद इससे भी ज़्यादा हो। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा नशे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सर, अगर हम रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो पिछले 6 माह की रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो मनशियात के आदी अफराद है उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रिहैब किया जा रहा है, लेकिन जो इनके पीछे जो गिरोह है जो मनशियात बेच रहे हैं, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। नहीं, ये बात गलत है। सप्लाई एंड चेन का जो मसला है, नहीं मैं बताता हूँ। देखें, बात चीज़ें हमारी उस दिन एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, द सेम डे, ठीक है, उन्होंने पता नहीं कितनी क्वांटिटी पकड़ी
मैं आपको बता नहीं सकता। बात चीज़ें वो हाईलाइट करते हैं, बात चीज़ें हाईलाइट नहीं करते ताकि एंड जो सोर्स है ना, एंड जो सेलर है उस तक पहुंचा जाए। पुलिस ने आपने देखा, पुलिस तो बल्कि उसको हाईलाइट करती है कि हमने इतने केसेस रोज़ाना डिफरेंट डिवीज़न के टिकट चल रहे होते हैं, पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस मसले का जो एक वुसअत है वो बहुत बड़ी है, तो ये छोटा मसला नहीं है। देखें, अगर लाहौर में 4 लाख बंदा घरों के अंदर नशा कर रहा है, 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे हैं, नए आने वाले इन्वॉल्वमेंट है उसमें, तो जाहिर बात वो नशा करेगा तो जिंदा रहेगा। अगर आप हेरोइन को बंद कर देंगे, चर्च को बंद कर देंगे, आइस को बंद कर देंगे, तो वो मेडिकल स्टोर पे चला जाएगा, वो टैबलेट का इस्तेमाल शुरू कर देगा, वो इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू कर देगा। उसने अपने बॉडी के लेवल को भी तो पूरा करना है ना। जब आपका बॉडी का लेवल पूरा होगा किसी ना किसी, वो चाहे वो 6 इंजेक्शन लगा के पूरा करें, चाहे वो क्रिस्टल आइस की 2 डोज लेके आप पूरा करें, चाहे कोकीन के कितने वो आप स्निफ करके करें, जब तक आपने अपने बॉडी के लेवल को पूरा नहीं करना एडिक्शन के हवाले से, उस वक्त तक आपको चैन नहीं आएगा। और यही वजह है फिर वो ऐसा ऐसा बंदा क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है। और पुलिस बहुत ज़्यादा पकड़ती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन बुराई और अच्छाई इसका आपस में गहरा ताल्लुक है, चोली दामन का साथ है। आप किसी सूरत, मैं अक्सर कहता हूं हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम ख़त्म नहीं कर सकते। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता मेरे इसमें कि जी मैं लाहौर शहर को ड्रग से पाक कर दूंगा। मैं तो अपने मोहल्ले की एक गली को साफ नहीं कर सकता, मैं तो वो मोहल्ले की, आप बिलीव करें हर चौथा 5वां घर लाहौर में, लाहौर की मैं बात कर, हर चौथा 5वां घर जो है उसमें एक बच्चा या तो शराब का इस्तेमाल करता है, या चर्च का इस्तेमाल करता है, या स्मोकिंग कर रहा है। हर एक को पता है कौन बंदा बेच रहा है, कौन पी रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमने अपने अंदर वो एक ऐसा माहौल पैदा करना है, अपने जहन को साफ करना है। जब हम अपने जहन को साफ करेंगे, अब ये हमारे अभी भी ये जहन में है, हम सड़क पे पड़ा जो गंद है उसको साफ करने के लिए तो दुहाई देते हैं, और जो सड़क पे बैठा एक बंदा इंजेक्शन लगा रहा है सरेआम, उसके लिए हम आवाज नहीं उठाते, उसके लिए ये कह देते हैं ये मेरा बच्चा कहाँ है, ये तो दूसरे का बच्चा है। अगर हम किसी के दर्द को अपना दर्द समझ के महसूस करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ फिर ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज ये मसला हल नहीं होगा। इसको कम किया जा सकता है, चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं, हॉस्पिटल बनाए जा सकती हैं, पकड़ दकड़ का निजाम किया जा सकता है, लेकिन हमारी सोच को चेंज करना है। जब आप सोच चेंज नहीं करेंगे, सोच चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। ये बातें फिर बढ़ती जाएंगी। देखिए, आज का जो बच्चा 10 साल का है, 2025 में हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी 2030 की प्लानिंग क्या है? कोई प्लानिंग नहीं है। आज का बच्चा 10 साल का 2025 में वो 15 साल का होगा, 2030 में वो 20 साल का होगा। उसके सारे सामने चीजें हैं। अब ड्रग्स जो है वो आपको घर आके मुयसर होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप चले जाएं, आप जाते जाते आप कहें जी मैं फला जगह पे खड़ा हूं, मोटर बाइक पे आएगा, वो आपको डिलीवरी दे के चला जाएगा। अच्छा। तो ये हालात हैं जब हमने खुद अपने अंदर वो चीजें चेंज नहीं करनी। ठीक है, गुस्सा अदारों पे निकालते हैं, गवर्नमेंट पे निकालते हैं, अपने आप पे कभी गुस्सा निकाला है? अपने आप पे निकाले ना गुस्सा। अभी रात को एक मुझे फोन आया था, बल्कि 2 फोन आए थे। अच्छा। मैं बड़ा अपसेट था। वो बच्चा तकरीबन कोई 18 साल की उसकी एज है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, 2 दोस्त थे। तो उसके वालिदैन रो रहे थे, तो कहने लगे जी हमारे बच्चे ने, आजकल जो भी फोन आता है वो यही बताता है जी मेरा बच्चा आइस इस्तेमाल कर रहा है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। अच्छा। मैंने बच्चे से पूछा आपने आइस किस तरह इस्तेमाल की? उसने मुझे कहा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दोस्त थे, घर वालों को अभी 2 वीक हुए पता चला है। उन्होंने कहा जी ये किताब है, इसको आपने याद करना है, तैयारी करनी है, नींद नहीं आएगी, आप इसको शुरू कर लें। अब मैं आइस के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है। तो देखें, ये वो चीजें हैं। टीचर को रोल अपना अदा करना है। टीचर के अंदर वो टीचिंग स्किल नहीं है, टीचर के अंदर वो अथॉरिटेरियन रोल है। टीचर का सिर्फ ये काम है, आप एजुकेशन के साथ तरबियत नहीं कर रहे, तरबियत भी दें, और दूसरा चेक एंड बैलेंस रखें। अपने बच्चों के ऊपर जो चेक रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। इंसदाद मुनशियात मुहिम के कंसल्टेंट हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब, मज़ीद भी हमने आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सुबह सेहत से मुतल्लिक ही जुड़ी अब कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। तो खुर्द-बुर्द, जालसाजी और करप्शन की शिकायत पर महकमा सेहत का पंजाब की जानिब से शहर के 2 बड़े अस्पतालों में स्पेशल ऑडिट का हुक्म दिया गया है। जिना हॉस्पिटल और PIC के रिकॉर्ड की छानबीन होगी। इस हवाले से मजीद क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें बात करेंगे, और इन पर बात करने के साथ साथ एक और अहम मसला है जो पाकिस्तान के शोबा सेहत को दरपेश है, वो है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना। गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला जो है वो कुवैत और दूसरे खलीजी ममालिक में जा चुका है। मुल्क से इतनी बड़ी तादाद में हेल्थ प्रोफेशनल्स का जाना शोबा सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकता है? पाकिस्तान से होने वाला ब्रेन ड्रेन दूसरे ममालिक के लिए ब्रेन गेन बनता जा रहा है। इन सब मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद बिलाल। बिलाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, ये जो ऑडिट का मामला सामने आया है, जिना हॉस्पिटल, PIC और सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑडिट्स में घपले सामने आ रहा है, तो महकमा सेहत ऐसी बेज़ाब्तगियों और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के ये बराबर ही हम समझ लें, तो इस पे क्या तफसीलात हैं, क्या इस पे आगे कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं? देखें, इसमें सबसे पहले ये जो लोकल परचेज होती है किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर, एक तो फंड्स मिलता है, फिर मरीज़ों की सहूलत के लिए एक लोकल परचेज का जो फंड है ये रखा जाता है ताकि एमरजेंसी की सूरत में कोई भी पेशेंट आए तो जो आइटम या जो अद्वियात या जो सर्जिकल आइटम्स आपके पास हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर फलां शख्स गरीब है, नहीं खरीद सकता या कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो उसको वो जो बजट होता है लोकल परचेज का, वहाँ से फिर उसको एक 7 किलोमीटर के अंदर एक फार्मेसी बनी होती है, तो फिर अस्पताल इंतजामिया वहाँ से फिर मेडिसिन लेके फलां जो शख्स या मरीज होता है उसको देता है। ओके। तो अभी ये जो गेम थी ये सबसे पहले शुरू हुई शहर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में शुरू हुई, अच्छा, फिर उसके बाद मेयो हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। इन तीनों का इंटरनल ऑडिट करवाया गया कि लोकल परचेज की मद में किसने कितनी कमीशन मतलब ली, ठीक है, तो उसमें जो इन्वॉल्व जो अभी उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की जो रिपोर्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्ट अभी मंजर यहाँ पे आनी है, लेकिन फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी सेहत हैं बैरिस्टर नबील अवान, उसको भी कल जो है उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जानिब से फिर मज़ीद जो 2 बड़े हॉस्पिटल थे जिसमें PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जिना हॉस्पिटल, इनकी भी फिर लोकल परचेज की जो इंटरनल ऑडिट था ये करवाने का हुक्म दिया। वो इसी वजह से कि ऑलमोस्ट इन 3 से 4 बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं इनका जो टेंडर है, जो ठेकेदार है वो एक ही बंदा है। ओके। तो उन्हीं की वजह से एक जो आइटम्स है वो अगर 20 रुपए की है तो उसको तकरीबन कोई 3000 रुपये में ख़रीदा गया है, मतलब 7000 से जायद जो उसकी जो प्राइस है वो महंगी खरीदी गई। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, उसमें N95 मास्क जो कि 40 रुपए का था, अच्छा, और उसको जनाब उन्होंने एक जो N95 जो मास्क है वो उन्होंने तकरीबन 1850 रुपए का खरीदा है। अच्छा, जो अभी मतलब आपको 50 रुपए में भी बिल्कुल मिल रहा है अवेलेबल। अगर आप जब हॉस्पिटल मंगवाता है तो बल्क में मंगवाता है, बड़ी क्वांटिटी में, तो वहाँ पे फिर क्योंकि उन्होंने 100 पीस या 1000 पीस तो मंगवाना नहीं, कम से कम उन्होंने 5 लाख 10 लाख मंगवाने, तो रेट ऑटोमेटिकली वो मिलता है जो मतलब इंडस्ट्री के लेवल का जो होता है। तो उसके साथ जो आम जो मास्क था, जो हॉस्पिटल सप्लाई में 2 रुपए का मिलता है, उन्होंने वो जो 2 रुपए वाला जो मास्क था वो 20 रुपए में खरीदा। ऐसे ही फिर एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है जो कि आम मार्केट में 20 रुपए की थी, ठीक है, अस्पताल ने 1550 रुपए में खरीदी थी। ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन है बिलाल, मतलब 1-2 रुपए का नहीं है, ये बहुत ज्यादा मार्जिन है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो लिस्ट है इसमें तकरीबन 7000% तक जो महंगी जो चीजें थी वो खरीदी गई थी। फिर इसी वजह से चूंकि मीडिया ने भी चीजों को हाईलाइट किया, हमारे पास भी जब इनके डॉक्यूमेंट्स आए हमने न्यूज़ चलाई, महकमा सेहत ने इनके ऊपर एक्शन लिया। तो अब 3 बड़े दूसरे हॉस्पिटल्स की इंटरनल जो रिपोर्ट है वो भी बन चुकी है, 2 की मजीद आगे इंटरनल जो ऑडिट है ये करवा दिया गया है। और हमारे सोर्सेज की जानिब से भी ये भी कहा गया है कि इसके पीछे बहुत बड़े लोग थे, तो उन्हीं की वजह से जो जो सेक्रेटरी सेहत उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये लोग मतलब ये कह सकते हैं कि सेहत के शोबे में भी माफियाज आ गए हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये मार्केट में चल रही है। अच्छा, तो कि मतलब सेक्रेटरी सेहत को ही चेंज करवा दिया। तो मतलब जब आप अरबों की जब आप इस तरह के
काम करते हैं तो फिर आप ये देखें कि 7,000% तक महंगी जब आप चीज़ देते हैं तो फिर उसमें कितना मार्जिन होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये अरबों रुपए की परचेज है। exactly. और एक हॉस्पिटल का जो बजट होता है 5 से 6 अरब रुपए का होता है, जिसमें तकरीबन 1.5 अरब का जो बजट होता है वो मेडिसिन का होता है। बिल्कुल। तो फिर जब 1.5 से 2 अरब का जब आपके पास बजट होता है तो फिर उसमें LP का भी बजट जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल का बनता है। ठीक है। तो फिर इतने बड़े बजट के साथ फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बड़े अरसे से मंजर यहाँ पे आ रही थी। फिर हमने कुछ अर्सा पहले इन चीज़ों को हाईलाइट किया। सर्विस हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने इनको हाईलाइट किया, उसमें जो चीफ फार्मासिस्ट था वो भी मुलव्वस पाया गया। अच्छा। दूसरे जो अनासर थे वो भी सारे इसमें मुलव्वस पाए गए। फिर सेक्रेटरी सेहत ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए फलां जो चीफ फार्मासिस्ट था उसको उनके ओहदे से भी बरतरफ किया। तो ये एक अच्छी लहर चली है। मैं कहूँगा कि महकमा सेहत की जानिब से ये बड़ा अच्छा स्टेप है। अब एक्शन लेने से हुआ क्या है कि अब जो दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ये जो था ये 2020-21 की थी, मतलब 21 से पहले के बजट की। ठीक है। तो अब नए जो बजट आएगा उसमें अब ये होगा कि अब एक दफा सोचेंगे कि इस तरह के मामला करने से पहले जब भी कुछ चीज़ हाईलाइट होती है फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। फिर जब कोई मीडिया की जिन्नत बनती है कोई न्यूज़, फिर उसके बाद चूंकि करप्शन तो रुक तो सकती नहीं, बिल्कुल, तो करप्शन की आपको पता है जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। तो जो इनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है तो फिर वो उनको ही साइड लाइन लगा देते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसी वजह से तो अब होगा इसमें ये कि अब थोड़ी सी मजीद कुछ बेहतरी आएगी। बेसिकली ये जो बजट था लोकल परचेज का जिसमें ये महंगी अद्वियात खरीदी जाती हैं होती गरीब मरीज के लिए, लेकिन जाती ये प्रोटोकॉल के मरीजों के लिए है। फलां हाई अथॉरिटी ने हायर अप्स ने कॉल कर दी, उसको चीज़ चली गई, उसको चीज़ चली गई। हॉस्पिटल्स में जाएं, गरीब मरीज वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है साइन करवाने के लिए, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे उस मेडिसिन का साइन कोई नहीं करके देता। तो बजट यहाँ पर अगर साइन हो भी जाता है तो उनको कहते हैं कि ये अवेलेबल ही नहीं है। और मिलती नहीं। और जो सस्ती होगी वो दे देंगे, जो महंगी होगी वो उनको देंगे नहीं। तो जिनका जो हक है उनको वो मिल नहीं रहा। तो जिसका हक नहीं है तो वो जनाब पूरे खानदान की मेडिसिन आके वहां से ले रहे हैं। तो इसी हवाले से फिर अब इनके कुछ SOPs थे जो महकमा सेहत की जानिब से भी कहा गया कि हम इसको भी थोड़े से स्ट्रिक्ट करेंगे। जो जिसकी जो बुनियादी हक है जिसको मिलना चाहिए उसको मिला जाएगा। और एक और चीज़ पे इन्होंने थोड़ी सी सख्ती करने जा रहे हैं कि लोकल परचेज तब मंगवाई जाती है जब हॉस्पिटल के अंदर आप टेंडर में किसी चीज़ को नहीं मंगवाते। ठीक है। टेंडरिंग जब भी होती है तो फिर उसमें बिड्स आती हैं, आपको कोई भी चीज़ आपने खरीदनी हो तो फिर वो आपको रेट से बहुत सस्ती आपको दी जाती है। ठीक है। तो कुछ ये जानबूझ के टेंडरिंग में वो चीज़ नहीं डालते, उनको फिर लोकल परचेज में रखते हैं। लोकल परचेज में ये होता है कि अगर ये चीज़ कप ये जो है ये 50 रुपए का है तो टेंडर में आएगा तो ये 20 रुपए का आएगा। तो फिर मैं अगर इसको लोकल परचेज में इस कप को लूंगा तो अगर बाहर 50 का तो मैं भी इसमें को 50 रुपए में ही लूंगा। ठीक है। तो फिर इसमें ये बेसिकली एक आंसर आता है जिसमें फिर उनको बड़े एक मार्जिन मिलता है। जब वो मार्जिन मिलता है तो उसमें अल्टीमेटली फिर फ़ायदा जो है वो जो 3-4 लोग जो हायर अप्स के जो होते हैं वो अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो फिर उठाते हैं। और ये सिलसिला कोई आपका नहीं, ये बड़े बड़े सालों से जो है ये। तो बिलाल इन केसेस में कितने मतलब अगर तादाद देखी जाए तो मैक्सिमम कितने लोगों की मिली भगत थी? कोई हाईलाइटेड नाम प्रोमिनेंट हुए? देखिए इसमें जितने भी लोग आते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल का जो कस्टोडियन होता है वो MS होता है। ठीक है। MS के बाद जो चीफ फार्मासिस्ट होता है जिसके साइनिंग अथॉरिटी है, जिसने ये सारी अद्वियात के सिलसिले को जो सर्जिकल आइटम्स है उसको देखना होता है। फिर उसके बाद AMS परचेज आता है। ठीक है। फिर एक परचेज कमेटी का जो हेड होता है फिर वो होता है। ये वो 4 से 5 लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को देखना है, उनके स्टैंडर्ड्स को भी देखना है कि आया वो इस काबिल भी है कि हम इसको मरीजों को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन ये 4 से 5 लोग होते हैं जिनकी ये कह लें मिली भगत से जो भी होता है वो होता है। ये किसी एक बंदे का, ये फर्द वाहिद का काम नहीं है। बिल्कुल। ये एक मुकम्मल टीम तश्कील दी होती है, ये कह सकते हैं। ना बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज किया है। एक टीम का ये किरदार है, वो टीम ही सारी जो है ये करती है। तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर ये इस तरह के जो सिलसिले हैं बड़े अरसे से चले आ रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन का ठेकेदार एक ही है, इसी तरह अस्पतालों के अंदर जो पार्किंग माफिया है वो भी एक ही है। ठीक है। अभी आप ये चले जाएंगे, ये इतने मसाइल हैं कि अभी हमने कई दफ़ा जिस तरह पार्किंग स्टैंड का कहा कि कोई भी बंदा रात को जाए तो उसे डबल चार्ज फील करते हैं। मैंने भी कभी जब अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया मुझे भी गाड़ी पे 50 रुपए की वो फीस थी तो मुझे कहते 100 रुपया दें। तो जब अपना कार्ड दिखाया तो फिर उन्होंने कहा जी सारा फिर कहते हैं आप जाएं आराम से। तो मतलब आम बंदे की अगर नॉर्मली बंदा बगैर किसी प्रोटोकॉल के या सिफारिश के चला जाए तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
तो इसी वजह से ये एक इतना हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिस्टम है इसको बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लाचार, परेशान, गरीब लोग आते हैं। एक तो पहले जब एंटर होते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए ही उनके लिए जाते हैं ताकि उनको हम रिलीफ फराहम कर सके। तो क्या ये जो हुकूमती हलकों के सरबराहान हैं उनकी कोई कह लें कि कान खड़े हुए हैं इन बेज़ाब्तियों के बाद? मतलब जो लोग हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई हमारे मुल्क में अगर अब तक किसी भी महकमे में हुई होती तो हमारे जो ये बेज़ाब्तियां सामने ना आ रही होती, जो ये आलम है, जो ये हाल है, ये ना होता। बिल्कुल। तो अल्लाह के हुक्म से आज से पहले भी कभी नहीं हुई। अच्छा। ना कभी किसी को सजा हुई, तो ना अब होगी। ठीक है। इंटरनल रिपोर्ट्स बन जाएंगी। जो आपको पता है आजकल वाइट कॉलर जितने भी करप्शन होती है तो उसके पीछे जो प्रूव होते हैं वो किसी को नहीं मिलते, क्योंकि अब साइंटिफिकली ये सारे काम होते हैं, वो इतने मेथड से, तरीके से किए गए होते हैं कि उनको आप पकड़ ही नहीं सकते। इंटरनल ऑडिट की जब रिपोर्ट करते हैं तो वो भी बंदे हैं, वो भी इंसान हैं, तो उनको भी आगे रिपोर्ट्स जब वो बनाने के लिए आते हैं तो कई आगे चीज़ें होती हैं उनको बताने के लिए कि हमने यहाँ ये कर दिया या वहाँ वो कर दिया, फलां चीज़ शॉर्ट थी, मरीज मर रहे थे, कोविड था, तो पेपर रूल्स की हमने जो है वो उसकी मतलब उसकी कायदे ज़वाबित अमल नहीं किया, डायरेक्ट हमने खरीद ली। वो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े मार्जिन्स होते हैं निकलने के लिए। तो इसी तरह 3 हॉस्पिटल्स की पहले भी हुई है, कुछ नहीं मिला, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। की मजीद हो जाएगी, नहीं कुछ लगना, तो वो ठीक है, ये अपनी उनकी मर्जी होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है जी, मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, और हम बात कर रहे थे जनाब डॉक्टर्स के हवाले से उनको क्या क्या सहूलियात हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल्स में ऑडिट होने जा रहा है, घपले सामने आ रहे हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। बिलाल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखने, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।